स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जहाँ पे हमने जाना था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जाना था और कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अपना सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट दे रखी है। ये जो टॉपिक्स हैं, इस पार्ट में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसके दो प्रकार डिस्कस कर लिए थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो ये उसका थर्ड पॉइंट है, विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इस अभिक्रिया में ज़्यादा या अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा और ख़ुद उसकी जगह ले लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। Zn यानी कि जिंक। जब हम जिंक को CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ऐड करते हैं, तो जिंक कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। जब हमने जिंक को ऐड करा कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो उसने कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली और उसको साइड कर दिया, वो हमारा अलग हो गया कॉपर और बन गया हमारा जिंक सल्फेट। ये था हमारा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा और नए पदार्थ बनेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। BaCl2 यानी कि हम बोलते हैं बैरियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। जब हम बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा बनता है BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये हमारा नमक का भी सूत्र है। तो यहाँ पे हमने देखा बैरियम और सोडियम आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं, यानी कि दो एलिमेंट के अपनी जगह बदल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया द्विविस्थापन। जब हम बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से मिलाते हैं, तो हमारा सोडियम सल्फेट बनता है और बैरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर जिसके अंदर अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा और नए पदार्थों का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना। फिर जो हमारा इसका रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन की बात करते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। सेम इसका उल्टा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन कम होगा, बट अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन कम होगा। अब हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Cu यानी कि कॉपर। जब हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो हमारा CuO बनता है यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर हमारा कॉपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन की कमी होगी, तो हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम अपचयन की बात करते हैं।
जब हम कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हमारा H2O बनता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर अकेला रह गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि उसके अंदर से क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी हुई है। ठीक है, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। अपचयन यानी कि सेम उसका उल्टा, हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन कम होगा। दोनों का एग्जाम्पल बता दिया मैंने। अब हम बढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जानते हैं कि रेडॉक्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन होगा और अपचयन होगा, दोनों एक ही अभिक्रिया में होंगे तो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पर हमने अभिकारक के बगल में ब्रैकेट में लिखा है क्रियाकारक, दोनों सेम ही होता है। क्रियाकारक यानी कि क्रिया करने वाला। ठीक है, अभिकारक और क्रियाकारक एक ही है, कन्फ्यूज मत होएगा। सेकेंड, यहाँ पे मैंने उपचयन के बगल में लिखा ऑक्सीकरण, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक ऐड करते हैं, जिंक से उसकी अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा बनता है ZnSO4 जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ जिंक तथा ZnSO4 का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या हुआ, उसका हमारा उपचयन। ठीक है, और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट तथा Cu का अपचयन हो रहा है, यानी और यहाँ पर जो कॉपर है उसके अंदर से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, निकल रहा है, तो उसका क्या हुआ है, अपचयन। तो ये था हमारा रेडॉक्स का एग्जाम्पल। जब एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है या अभिकारक विघटन हेतु ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, अब ऊष्मा हम किस प्रकार देंगे, प्रकाश के द्वारा। ऊष्मा देने का तरीका क्या हो सकता है, विद्युत प्रयोग हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, या ऊष्मा। ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं यानी उसको हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना। ठीक है, और हमारी गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए उसके विघटन हेतु हमने अलग से हमने ऊष्मा दी है। ठीक है, उसको गर्म करने के लिए हमने ऊष्मा का यूज़ किया है। तो ये क्या हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ऊष्मा अवशोषित होती है, वो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, उसको गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है या अभिकारक विघटन हेतु ऊष्मा दी जाती है। अब ऊष्मा कैसे देंगे हम, ऊष्मा विद्युत के प्रयोग द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ठीक है, इस तरीके का हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि इस अभिक्रिया में हमारा उत्पाद तो बनेगा बट उसके साथ ऊष्मा भी बनेगी। ठीक है, ऊष्मा भी बन रही है और उत्पाद भी बन रहा है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन भी एक हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। CH4 जिसे हम मीथेन बोलते हैं, जब मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये ऊर्जा बन रही है, इसके कारण इसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। श्वसन अभिक्रिया।
श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों, इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये जो फार्मूला है हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है और ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। जब हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल बनता है और ऊष्मा और ऊर्जा, ठीक है। यहाँ जो ऊष्मा और ये ऊर्जा बन रही है इसी के कारण इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा ग्लूकोज है शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और ऊष्मा और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा बनाने के कारण ही उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब पूरे नंबर मिलेंगे हमें। इसका मैं पूरा जो डेफिनेशन है और पूरा प्रॉपर आंसर आपको इस चैप्टर के एंड में दे दूँगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एंड में दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए सब्जियों का विघटन होना भी, ठीक है, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे हमारे जीवाणु होते हैं, जो हमारी सब्जी होती है सड़ जाती है तो उस टाइम भी थोड़ी बहुत क्या होते हैं ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो और वो क्या करते हैं, छोटे जीवाणु होते हैं वो अपने उनके काम आ जाती है वो ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन अभिक्रिया और सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।